जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रितम। आज हम कर्तव्य और अधिकार चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि धर्म सूत्र में नागरिकों के और राजा के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। अगर आपने कर्तव्य और अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो देख कर आइए। इस वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने हर पॉइंट को पास्ट और प्रेजेंट के कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया है, ताकि आज के समय में उन फिलॉसफीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रेलिवेंस है ये आप समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो धर्म सूत्र में जो नागरिकों के कर्तव्य थे उन्हें 3 कैटेगरीज में बताया गया था। राजनैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और आर्थिक कर्तव्य, यानी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। कर्तव्य जो है वो ड्यूटी से थोड़ा अलग होता है। यहाँ कर्तव्य की बात हो रही है जो ड्यूटीज़ नहीं है बल्कि सेल्फ ओन्ड ऑब्लिगेशंस हैं। भारत में जो कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स पर बेस्ड नहीं है जो नॉन कंप्लायंस के लिए पेनलाइज करे। ये एक नेचुरल ऑब्लिगेशन है जो अंदर से आती है। कर्तव्य का भाव सेल्फलेस और सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जबकि ड्यूटी कहीं रिटन होती है तभी हम उसे फॉलो करते हैं। तो अगर कर्तव्यों की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने राजा के कर्तव्य बताए, मंत्रियों के कर्तव्य बताए और नागरिकों के कर्तव्य बताए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की ड्यूटीज़ डिफाइन की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ डिफाइन की, लेकिन सिटीजन्स की ड्यूटीज़ डिफाइन करने के बजाय सिटीजन्स के राइट्स डिफाइन किए। दैट इज़ द डिफरेंस। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स देश में एग्जिस्ट कर रही हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट्स का फेलियर नहीं है, पर सिटीजन्स के पार्ट पर भी फेलियर है कि हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट के ऊपर थोप दी हैं। स्टेट सब कुछ नहीं कर सकता। एज सोसाइटी हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेनी होंगी। तो मेनली जो सिटीजन्स के कर्तव्य थे वो उनके ऋण से रिलेटेड थे। जो ऋण आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था ना, 5 ऋण, तो उससे रिलेटेड थे। उसके अलावा वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन करना, स्टेट की वेलबींग में कंट्रीब्यूट करना, सोशल ऑर्डर को अपहोल्ड करना, टैक्सेस पे करना, अपने देश के प्रति और राजा के प्रति लॉयल रहना, लॉज और रेगुलेशन से अबाइड करना, जो विधि नियम और प्रतिषेध बताया था ना उनका पालन करना, ये सब नागरिकों के कर्तव्य हुआ करते थे। आइए इन्हें अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो जो पॉलिटिकल ड्यूटीज़ थे वो गवर्नेंस से रिलेटेड थी, जिसमें राजा और नागरिकों के दोनों के म्यूचुअल कर्तव्यों की बात की गई है। राजा के जो कर्तव्य थे वो मेनली यही थे कि सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, राज्य में सुख शांति और फेयरलेसनेस बनाए रखना, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और न्याय यानी जस्टिस इंश्योर करना। लेकिन इसके अलावा किंग की कुछ और भी ड्यूटीज़ थी, जैसे सभी लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करना, वर्ण और आश्रम व्यवस्था को प्रिजर्व करना, क्योंकि ये सिस्टम्स एक वेलफेयर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड थे। और जो लोग अपने रास्ते से डेविएट हो चुके हैं, भटक चुके हैं, उन्हें राइटियस पाथ फॉलो करने के लिए इंस्पायर करना, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर गाइड करना। और जब धर्म का पतन हो रहा हो तो उसे रिस्टोर करना, जिसे कहते हैं ना अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। तो ये सब भी राजा के कर्तव्य हुआ करते थे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक जो कर्तव्य राजा का बताया गया है वो ये है कि राजा का दायित्व सिर्फ इंसानों की सुरक्षा करने का नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और प्रकृति की रक्षा करने का भी था, जिसे कहते हैं सर्वभूतानाम, मतलब ऑल लिविंग बींग्स। ऋषि गौतम के अनुसार जिसमें चेतना है या जो चेतनाहीन है, पशु से लेकर उड़ने वाले पक्षी, सांप और मिट्टी के नीचे रहने वाले जीवों तक, राजा सबका संरक्षण करेगा। तो यानी जिस भी चीज़ में कॉन्शियसनेस है वो हर चीज़ राजा के ऊपर डिपेंडेंट है और राजा को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ तो अर्थवॉर्म्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, पर हमने इतना ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि अर्थवॉर्म्स मरने लगे हैं और अब वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जस्ट इमेजिन, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अर्थवॉर्म्स को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम उनका वर्मी कंपोस्ट बनाएं और अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाएं। तो देखिए, जो अर्थवॉर्म नेचुरली पाया जाता था, अगर हमने उसका संरक्षण किया होता तो आज वो भी हमारी मिट्टी का संरक्षण करता। तो नेचर के हर एक कंपोनेंट का पूरे इकोसिस्टम में कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। इसीलिए राजा का कर्तव्य केवल इंसानों को प्रोटेक्ट करने का नहीं है बल्कि सभी इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने का भी है। आज के टाइम पे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने की बात करते हैं तो आज के गवर्नमेंट्स को भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हम हर स्पीशीज़ का, हर क्रीचर का हम प्रोटेक्शन करें, प्रिजर्वेशन करें, ताकि कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ये बताया गया है कि समाज की रक्षा का दायित्व दो तरह के लोगों पर होता था, एक तो राजा और दूसरा प्रबुद्ध वर्ग यानी इंटेलेक्चुअल क्लास। तो प्रोटेक्शन जैसा बड़ा टास्क एजुकेटेड, एनलाइटेंड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को सौंपा गया था, ताकि वो सोसाइटी की ग्रोथ और प्रोटेक्शन इंश्योर करें और समाज को कर्तव्यों के उल्लंघन से रोकें यानी ट्रांसग्रेशन ऑफ ड्यूटी से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि सबके राइट्स तभी प्रोटेक्ट हो पाएंगे जब हर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। तो इंडियन फिलॉसफी कहती है कि इंटेलेक्चुअल क्लास को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो समाज के रक्षक होते हैं। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी एंड द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन लाइज इन प्रमोटिंग द इंटेलेक्चुअल क्लास। इसीलिए आप देखते हैं एंशिएंट इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनका बहुत सम्मान होता था। जब भारत तरक्की कर रहा था उसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास का था। इसीलिए जब भारत का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में 33% था, जब हमारी जीडीपी का शेयर 33% था, तब उस समय भारत नॉलेज का भी सेंटर था। ये दोनों चीज़ें पीक पर थी, तभी जाके भारत जो है वो विश्व के 33% को कंट्रोल कर पा रहा था। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल क्लास नेगेटिव हो जाता है या स्लीप मोड में चला जाता है या अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करता है, तब सोसाइटी पतन की ओर जाती है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, क्योंकि हर किसी ने एजुकेशन को प्रोफेशन बना लिया है, जबकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये गवर्नमेंट्स का भी फेलियर है कि वो ब्रेन ड्रेन को नहीं रोक पा रहे हैं। जब टैलेंटेड माइंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, तभी इंटेलेक्चुअल माइंड्स या तो साइलेंट मोड में चले जाते हैं या देश छोड़ देते हैं, या उनके कैलिबर और टैलेंट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। इन तीनों ही केसेस में सोसाइटी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए भारतीय प्रणाली में राजा का ये दायित्व भी था कि जो व्यक्ति यथा योग्य है उसे वैसा ही काम दे, और ये आज भी उतना ही ज़रूरी है। एंड बाय द वे, यहाँ जो इंटेलेक्चुअल क्लास की बात की है, सो विद रेफरेंस टू इंटेलेक्ट आज सब कुछ डिग्री ओरिएंटेड हो गया है, लेकिन डिग्री का इंसान के इंटेलेक्ट से, कैपेबिलिटी से, स्किल्स और एक्सपर्टीज से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसीलिए अगर आप देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में जब एक्सपर्ट की बात की गई है तो एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है वो डिग्री बेस्ड नहीं है। एक्सपर्ट का यानी विशेषज्ञ का मतलब होता है विशेषज्ञ होना, यानी कि स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ज्ञान होना। तो एक्सपर्ट या विशेषज्ञ जो है वो अपने प्रोफेशन को अपने अंदर इम्बाइब करता है। ही लिव्स द कैरेक्टर ऑफ द वर्क ही डज। इसीलिए हर कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इंटेलेक्ट की बात उस कॉन्टेक्स्ट में की गई है। नेक्स्ट है कि राजा के शासन में प्रजा के अंदर सुरक्षा का भाव होना चाहिए, यानी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगर लोगों के मन में चोरी, डकैती, किडनैपिंग, मर्डर इन सब का डर होगा तो ये स्टेट या किंग के पार्ट पर फेलियर है कि वो अपने रिजीम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो पीपल शुड नॉट फील इनसिक्योर। अपने राज्य में सिक्योरिटी इंश्योर करना राजा का दायित्व है। इसके अलावा युद्ध के नियमों में बताया गया है कि कोई भी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को अपना निशाना नहीं बनाएगा, सिविलियन एरियाज पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, ऐसे अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं करेगा जिससे सामने वाले को अपूर्णीय क्षति हो, यानी एक्सेसिव डैमेज हो। यानी कि युद्ध में आप इनजस्टिस नहीं करेंगे, इस पर एम्फसाइज किया गया था। यू शुड नॉट स्ट्राइक द एनिमी विद बार्ब्ड और पॉइजन्ड वेपन्स। यानी कि जो आज के टाइम पे हम देखते हैं केमिकल वॉरफेयर हो रहा है, बायो वॉरफेयर हो रहा है, केमिकल्स और न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम भी कहा गया था कि फोर्स उतनी ही यूज़ करनी है जो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी हो, ना कि इतनी कि आप पूरी जनसंख्या को ही ख़त्म कर दो। यही आज के टाइम पे प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में डेवलप किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मतलब जो है केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब का यूज़ रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके लिए आप देखते हैं इतने सारे ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल लॉज भी बनाए गए हैं, क्योंकि आज के समय भी एथिकल वॉरफेयर के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो हिटलर ने ज्यूस का नरसंहार किया। वही काम यूएसए ने भी जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा के किया, लेकिन हिटलर को विलन माना जाता है, यूएसए को नहीं। ऐसा क्यों? यूएसए ने भी उतना ही गलत काम किया था ना, लेकिन हिटलर विलन इसलिए बन गया क्योंकि वो पराजित है, और अमेरिका सुपर पावर इसलिए बन गया क्योंकि वो विजेता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जीतने का तरीका इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जीतना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन भारतीय दर्शन में आप कैसे जीतते हैं, व्हाट मीन्स डू यू अडॉप्ट, इसका भी बहुत महत्व है। इसीलिए यहाँ पे धर्म युद्ध के नियम बनाए गए थे जो आज भी बहुत रेलिवेंट हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं किंग की ये भी ड्यूटी है कि वो न्याय और दंड नीति की व्यवस्था बनाए, यानी जस्टिस एंड अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। तो ये सिस्टम जो है वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था। जब तक राजा ये इंश्योर नहीं करता कि हर इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस उसको कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के अनुसार न्याय मिलेगा, तब तक इंटरनल सिक्योरिटी साकार नहीं हो सकती। तो ये किंग की ड्यूटी है कि वो न्याय संगत तरीके से दंड दे। अगर राजा इम्पार्शियल होकर जस्टिस नहीं देता तो वो खुद भी पाप का भागीदार बन जाता है। ही हिमसेल्फ बिकम्स अ पार्टिसिपेंट इन द सिन। ये बहुत एक यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फिलॉसफी बताई गई है। महाभारत में भी कहा गया है कि जिस समय दंड नीति यानी पनिशमेंट पॉलिसी निष्क्रिय हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है, उस समय तीनों वेद डूब जाते हैं। सब धर्म यानी संस्कृति के आधार, चाहे वो कितने ही प्राचीन क्यों ना हो, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो समाज में स्टेबिलिटी तभी बनी रह सकती है जब हम राजधर्म का और राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करें, यानी स्टेट्स क्राफ्ट और पॉलिटिकल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। तो ओरिजिनल इंडियन लीगल सिस्टम का मानना था कि बुरे लोगों के मन में एक डर या डेटरेंस होना चाहिए कि अगर वो गलत करेंगे तो उनके साथ भी गलत होगा। और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं आज भी पार्शियली लागू हैं, क्योंकि आज का जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो दो मेन प्रिंसिपल्स पर चल रहा है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी और रिस्टोरेशन। तो दंड नीति में कहा गया था कि अपराधी को रिपेंटेंस यानी पश्चाताप होना चाहिए अपने काम पे। पश्चाताप से उसकी शुद्धि होती है, प्योरिफिकेशन होता है। और ये आज की रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट थ्योरी है जो ओपन जेल सिस्टम में पार्शियली अप्लाई होती है। और रेस्टोरेशन का मतलब होता है रीइंस्टेटिंग द ऑफेंडर इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, जिससे कि वो सोसाइटी में वापस रीइंटीग्रेट हो सके और खुद को सुधार के एक नई लाइफ शुरू कर सके, यानी उसे सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल हिस्सा बनाना। तो जस्टिस का मूल भाव यही रिस्टोरेशन है, यानी न्याय सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है बल्कि बैलेंस वापस लाने के लिए भी है। फिर हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति के अनुसार 3 प्रकार के दंड बताए गए हैं, अतिदंड, समदंड और न्यून दंड। तो ये दंड नीति कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा दंड देना यानी अतिदंड देने पर समाज में रोष पैदा होता है। जिसने जो अपराध किया है उसको उस अपराध के अनुपात मतलब उसके प्रपोर्शन में बहुत ज़्यादा दंड नहीं देना चाहिए। वही इतना कम दंड भी नहीं देना चाहिए कि लोगों के मन से कानून का डर ही निकल जाए। ऐसा होता है यानी न्यून दंड दिया जाता है तो समाज में अराजकता फैलती है। ये आज के टाइम पे इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि कोर्ट्स में केसेस की इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बेचारे जेल में ही सड़ रहे हैं फॉर अ पीरियड लॉन्गर दैन देयर सेंटेंस। उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उन्हें ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा है, तो अंडर ट्रायल्स को अतिदंड मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो बेल पे रिलीज हो जाते हैं वो बाहर जाके फिर से क्राइम कमिट करते हैं। ऐसे लोग सम दंड के नहीं अतिदंड के अधिकारी हैं, लेकिन वो बेल पर रिलीज हो जाते हैं क्योंकि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो लॉ कहता है कि देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हैबिचुअल ऑफेंडर एंड सर्कमस्टेंशियल ऑफेंडर। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी क्रिमिनल जो हैं वो क्रिमिनल बाय इंटेंट हो, मैनी ऑफ देम आर क्रिमिनल्स बाय चांस। जिससे गलती से क्राइम हो गया हो वो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहता हो, सोसाइटी से रीइंटीग्रेट होना चाहता हो, उसके लिए उसे रिफॉर्म होने का अवसर देना ज़रूरी होता है। There are some persons who cannot be reformed at all, but we must focus on those who are first time criminals and who can be reformed. इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि द बेस्ट पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट इज सम दंड विच इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जिसने जितना अपराध किया है उसे उसी प्रोपोर्शन में पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए आज भी क्रिमिनल लॉ में एक रेंज ऑफ पनिशमेंट्स फिक्स की जाती है, जैसे मिनिमम 7 years इम्प्रिजनमेंट अप टू मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये रेंज इसीलिए फिक्स की जाती है ताकि जिन सर्कमस्टांसेस में और जिन इंटेंशंस के साथ उसने अपराध किया है उसको ध्यान में रख के ही उसे दंडित किया जाए। आगे आते हैं सोशल ड्यूटीज़ पर, सामाजिक कर्तव्य। तो एंशिएंट भारत में पूरा सोशल स्ट्रक्चर वर्ण और आश्रम व्यवस्था के बेसिस पर ऑर्गेनाइज था एंड दिस सिस्टम वाज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेट, इट वाज रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। तो वर्ण व्यवस्था हम अपने तीसरे लेक्चर में डिटेल में समझा चुके हैं। जब आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो ये एक बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हर इंसान की लाइफ को 4 हिस्सों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
तो 25 ईयर्स तक की एज को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, क्योंकि 25 की एज तक ब्रेन का फ्रंट पार्ट जो है वो ग्रो होता है। ये अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इसीलिए इस आश्रम के लिए रिस्ट्रिक्शंस बताए गए थे कि इस एज तक आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। आज आप देखते हैं कई कंट्रीज़ में बच्चों के लिए फ़ोन और सोशल मीडिया के यूज़ पर रेगुलेशंस लाई जा रही हैं। उसका यही रीज़न है कि गलत कंटेंट का बच्चों के माइंड पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है और उनका ब्रेन सही से डेवलप नहीं करता है। ये था ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसे हाउस होल्डर कहते हैं, यानी वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। दिस इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल क्लास और इनके दो रोल्स हैं। पुरानी व्यवस्था कहती है कि वानप्रस्थ और संन्यास वालों की देखभाल यही गृहस्थ वाले लोग करेंगे और ब्रह्मचर्य वाले जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनकी देखभाल भी यही करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम वाले जो हैं वो पंच महायज्ञ करके अपनी सोशल ड्यूटीज़ फुलफ़िल करते थे और दूसरे आश्रम वाले लोगों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते थे। यानी आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे दोनों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम वाले लोग आज भी कंजर्वेटिव एक्सपेंसेस करते हैं, उनकी सेविंग्स की टेंडेंसी रहती है। और यही कारण है कि इंडियन इकोनॉमी सारे रिसेशंस झेल गई, चाहे 1998 का रिसेशन हो, 2008 का या 2020 का। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था में वर्ण आश्रम की सुरक्षा का दायित्व राजा पर हुआ करता था, एंड इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द स्टेट। कैसे? क्योंकि यह एक ऐसा मॉडल था जिससे समाज में इंटरडिपेंडेंस बनी रहे, एक के बिना दूसरा रह ना सके। ये एक सिम्बायोटिक मॉडल है, क्योंकि जब तक हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंस रहती है तभी तक सोसाइटी ढंग से चलती है। एक व्यक्ति को कभी इतना कंप्लीट ना बना दो कि दूसरे के ऊपर उसे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, वरना वो दूसरे को एकदम दरकिनार करेगा, वो दूसरों को डिसरिगार्ड करना शुरू कर देगा। तो सामाजिक कर्तव्य में कहा गया था कि लोग आश्रम व्यवस्था का पालन करें। इसका महत्व ये है कि यंग जनरेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ओल्ड जनरेशन का निकलना ज़रूरी है। समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए एक पर्टिकुलर एज के बाद सीनियर सिटीजन्स को काम से संन्यास लेना चाहिए। बॉटलनेक्स तभी क्रिएट होते हैं जब लोग संन्यास लेने को तैयार नहीं होते हैं। और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दोनों होने चाहिए। अगर हमने एग्जिट पॉइंट नहीं निकाला तो यंग जनरेशन के लिए स्ट्रगल बढ़ जाता है और सोसाइटी में केओस होता है, स्टैग्नेशन हो जाता है। अगर आप अपने लीगल प्रोफेशन का ही एग्जाम्पल लें तो एक टाइम था 6-7 साल पहले जब दिल्ली में 80,000 एडवोकेट्स हुआ करते थे। आज के टाइम में दिल्ली इटसेल्फ में 1.5 लाख से भी ज़्यादा एडवोकेट्स हैं। तो इतनी ज़्यादा एडवोकेट्स हो गए हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हम लोग जब प्रोफेशन में एंटर करते हैं, खासकर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनका स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। तो जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स हो चुके हैं उन्हें एक टाइम के बाद रिटायर होना चाहिए ताकि नई जनरेशन को भी मौका मिले और फ्यूचर लॉयर्स आएँ। तो ये इसलिए आश्रम व्यवस्था ऐसे डिज़ाइन की गई थी। फिर आश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना समाज और राजा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, बोथ एज वाइज एंड इनकम वाइज, उन पर टैक्स का बोझ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा से नियम रहा है, क्योंकि चारों आश्रमों में मिडिल एज वाला ही है जो तीनों को देखता है। दे आर द कैरियर्स ऑफ द लार्जेस्ट बर्डन ऑफ सोसाइटी, सो दे शुड बी गिवन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। आज भी आप देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट बजट जब आता है तो यही देखा जाता है कि मिडिल क्लास को क्या कंसेशन दिया गया है, क्योंकि आज भी मिडिल क्लास ही है जो गृहस्थ आश्रम वाले ही हैं जिन पर ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन दोनों डिपेंडेंट हैं। फिर देखते हैं आगे। सामाजिक कर्तव्य में बताया गया है कि महिलाएं और बच्चे दोनों समाज की जिम्मेदारी होते हैं, इनको प्रोटेक्शन देना समाज का दायित्व है। चाणक्य के अनुसार सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट में केवल फाइनेंशियल जस्टिस नहीं आता है। चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं और बच्चे सिर्फ फैमिली की नहीं, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हर नागरिक को अगर कोई महिला, बच्चा या बुजुर्ग परेशानी में दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब सोशल नॉर्म्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और सोसाइटी में एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तब उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है, एंड द सोसाइटी एज अ होल सफर्स द लॉस। आज के कानून इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि समाज ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया है। इसीलिए चाणक्य ने एक क्लॉज प्रिस्क्राइब किया था कि अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा हो या सामाजिक स्तर पर कोई भी चीज़ गलत हो रही हो और कोई सक्षम व्यक्ति उसे अपने सामने होता देख रहा है तो उस व्यक्ति के लिए भी दंड होगा। नागरिकों की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
ये हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अगर हम अन्याय होते देखें तो हम उसे रोकें। ये हमारी सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये बताया गया है कि अगर किसी राज्य में अपराध बहुत ज़्यादा हो तो पहला दंड राजा के लिए होगा। समाज में अराजकता या एनार्की है तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की है। चाणक्य कहते हैं कि बाहर से आक्रमण होना, कि कोई जो है बाहर से आपके राज्य को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन अंदर से ही व्यवस्था खराब हो रही है तो इसके लिए सबसे पहले राजा जिम्मेदार होगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में शांति बनी रहे और कोई डेप्रिवेशन ना हो। आज भी आप देख सकते हैं, अगर कोई सोसाइटी या कंट्री डेवलपमेंट करना चाहती है तो पहली रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि देयर शुड बी इनर पीस। इसीलिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आने के बाद हर स्टेट अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो उस स्टेट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर सिटीजन्स की सोशल ड्यूटीज़ में एक मुद्दे पर बहुत जोर दिया गया है कि हमें नेचुरल एलिमेंट्स को प्योर रखना है और उन्हें किसी भी तरह पल्यूट नहीं करना है। और पल्यूट तो चलो करना ही नहीं है, लेकिन पल्यूट करने के बारे में सोचना भी नहीं है। यानी ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारा कर्तव्य इस नेचर के प्रति है जो प्रोवाइडर है और हमें जीवन देता है, कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, ना कि डिस्ट्रॉय करें। इसीलिए नेचर हैज़ राइट्स एंड वी हैव ड्यूटीज़ टुवर्ड्स नेचर। ये पंच तत्व जो हैं जीवित हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। अगर इनमें से जीवन का अंश खत्म हो जाए तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। पानी में जान है, इसीलिए उसको पीकर हम जिंदा हैं। अगर हम मृत पानी पी लें तो हम भी मर जाएंगे। रिवर भी लिविंग बीइंग है, क्योंकि उसके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम समाया हुआ है। इट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड जिसमें मछलियाँ, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एक्वेटिक प्लांट्स सब हैं। तो जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स हैं वो डेड कैसे हो सकता है? इसीलिए रिवर्स को भी हमारे यहाँ लिविंग माना गया है। उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू है, वो हमेशा देती हैं। तो हमारे पूरे सर्वाइवल का आधार नेचर है, और जिन नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हम रह नहीं सकते, उन्हीं को नष्ट करके हम अपनी इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, आज एयर और वाटर पोल्यूशन की इतनी समस्या है। एयर और वाटर का राइट है कि हम उनकी प्योरिटी बनाए रखें। हम उनसे लेते हैं, अगर वो पोल्यूटेड हुए तो हम भी पोल्यूटेड हो जाएंगे। अगर हम पानी नहीं बना सकते तो हम उसे वेस्ट करने का भी अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि हम इस पानी के ओनर नहीं हैं। वैसे ही खाना खरीद लेने से हम उसका वेस्टेज करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो जाते, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ये फूड आप सोचिए कैसे पहुंचता है आप तक। अन्न के एक एक दाने को हार्वेस्ट होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जिसमें किसान का रिगरस हार्डवर्क होता है, धरती का और प्रकृति का योगदान होता है। उसके बाद ये अनाज हार्वेस्ट होता है, धान कटता है, मार्केट में इतने लोगों से पास ऑन होकर आपके घर पहुंचता है, फिर ये पकता है, फिर आपकी प्लेट में पहुंचता है और तब आप इसे खाते हैं। तो इतनी लंबी जर्नी करके ये आता है, लेकिन खाना वेस्ट करते हुए हमें इस प्रोसेस का रियलाइजेशन ही नहीं होता है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम यही कहती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आपको इन चीज़ों का रियलाइजेशन कराती है कि वट एवर यू कैन नॉट क्रिएट, यू शुड बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। ये हमारा प्रकृति के प्रति कर्तव्य है, और यही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आर्टिकल 51A(G) में भी दिया हुआ है। अब आते हैं इकोनॉमिक ड्यूटीज़ पर, आर्थिक कर्तव्य। तो धर्म सूत्र में सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए आर्थिक कर्तव्य और अधिकार बताए गए थे, और हर कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था। जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी ना, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में लेक्चर 3 में बताया था, ये इंश्योर करती थी कि समाज के हर डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी बनी रहे और एक दूसरे के डोमेन्स में इंटरफेरेंस या इंक्रोचमेंट ना हो। यानी जिस वर्ण के लिए जो इकोनॉमिक ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड है वो वही करके अर्थ कमाए तो वो वाइट मनी है, लेकिन उससे विपरीत जाके इन रूल्स को वायलेट करके वो वेल्थ कमाए तो वो ब्लैक मनी है। आर्थिक कर्तव्य में चाणक्य ने भी काले धन की बात की है। उन्होंने बताया है कि राजा का कर्तव्य है कि वो ब्लैक मनी को रिस्ट्रिक्ट करे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंश्योर करे। और ब्लैक मनी को रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ राजा जो है प्रजा को न्याय और सुरक्षा देगा, जिसके बदले में प्रजा राजा को टैक्स देगी। ये नागरिकों का आर्थिक कर्तव्य है। टैक्स की चोरी करना अलाउड नहीं है, लेकिन राजा की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उतना ही टैक्स लेवी करे जितना रिक्वायर्ड है, ताकि प्रजा को ये महसूस ना हो कि वो टैक्स के बोझ के तले दबे हुए हैं। टोटल इनकम के 1/6 से ज़्यादा टैक्स राजा नहीं ले सकता, यानी टैक्स लिमिट शुड नेवर एक्सीड 20% ऑफ द इनकम। तो आर्थिक कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आप टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। टैक्स इवेजन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल।
इसमें कहा गया है कि जैसे नदी में बारिश का पानी आना बंद हो जाए तो नदी सूख जाती है, वैसे ही राजकोष में धन ना आए तो गवर्नमेंट एक्सचेकर भी खाली हो जाता है। यानी इकोनॉमी से पैसा निकलता रहे तो इकोनॉमी ड्राई हो जाती है, जबकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र ने एम्फसाइज किया है कि सिटीजन्स शुड बी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। आज भी हम देखते हैं कि ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन इकोनॉमी को कितना हार्म करते हैं। आज के टाइम पर हर कंट्री में टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से टैक्स इवेजन होता है। अगर टैक्सेस कम हो और टैक्स इवेजन की पेनल्टी या फाइन टैक्स के अमाउंट से भी ज़्यादा हो, तब लोग ऑनेस्टली टैक्स पे करना प्रेफर करेंगे। तो ये स्टेट और सिटीजन्स दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी से ही इकोनॉमिक गवर्नेंस अच्छे से चल सकती है, जैसा चाणक्य ने बताया था। फिर ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी राजा इतना टैक्स नहीं लगाएगा कि उनके प्रोडक्शन और अर्निंग पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। आज के टाइम पे भी आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट करना चाहती हैं तो वो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने पर टैक्स एग्जम्पशंस देती हैं। ये इसलिए होता है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और प्रोड्यूसर्स के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। फिर कहा गया है कि आर्टिजन क्लासेस कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द इकोनॉमी। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, तो धर्मसूत्र के अनुसार एक्सचेंज ऑफ गुड्स में यह ध्यान रखना ज़रूरी था कि सेम मूल्य की वस्तुओं का ही एक्सचेंज हो। यानी बार्टर सिस्टम में एक इंसान दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और यही आज के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट है जो हमारे मॉडर्न लॉज में दिया गया है। फिर राजा के भी आर्थिक कर्तव्य थे। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि राजा अननेसेसरी लग्जरी अवॉइड करेगा, क्योंकि इससे नॉन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है। आज के टाइम पे ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार पब्लिक वेल्थ मैनेज करती है। कई बार देखने को मिलता है कि टैक्स पेयर के पैसों से मंत्री लोग जो है वो लग्जरीज एंजॉय करते हैं। जितनी बार कोई बंदा एमपी या एमएलए बनता है उसे उतनी बार की पेंशन मिलती है। ये सब जनता के पैसे से ही तो जा रहा है। ये चीज़ें आज भी पब्लिक फंड्स को गलत जगह डाइवर्ट कर देती हैं, जो कि जनता के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं विष्णु धर्मसूत्र ने यह स्ट्रिक्टली कहा है कि राजा अपात्रों को धन नहीं देगा, मतलब नो फ्रीबीज। यानी आप स्टेट ट्रेजरी को अनडिजर्विंग लोगों पर खर्च नहीं कर सकते। ये देश के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो जाता है। जो ओरिजिनल इंडियन लीगल सिस्टम है उसने फ्रीबीज को बहुत डिस्करेज किया है। उसमें कहा गया है कि राजा बिना मतलब किसी को भी धन नहीं देगा। व्यक्ति को ज़रूरत होगी तभी राजा धन देगा, या फिर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए धन देगा, बिना किसी कारण नहीं देगा। जिसको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही राजा देगा। उसकी ज़बरदस्ती ग्रीड क्रिएट नहीं करेगा ताकि जहां उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बिना पैसे खर्च किए जाएं। तो राजा का काम है कि लोगों को उनकी डिज़ायर्स के लिए डिज़र्विंग बनाना, ना कि मुफ्त में उन्हें सब दे देना जिससे उनकी कैपेबिलिटी में कोई इन्हांसमेंट ही ना हो। तो राजा का काम है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना और उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना। ये आज के समय में भी इतना प्रासंगिक है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करता है, लेकिन हमने इसका ट्रू एसेंस समझा ही नहीं है। द एसेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइज इन कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट इन गिविंग रिजर्वेशंस ऑफ फ्री सर्विसेज टू पीपल। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट ने IITs की सीट्स में रिजर्वेशन रखी है, बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग किए बिना ही उन्हें वहाँ पहुँचा दिया है। नतीजा क्या हुआ? IITs में ड्रॉप आउट रेट 90% से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग वहाँ का प्रेशर ही नहीं झेल पाते हैं। अगर उन्हें इतना सक्षम बनाया होता तो उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़ती, वो अपने दम पे वहाँ पहुँच जाते। ये वैसा ही है जैसे एक इंसान को सीधा मछली पकड़ा दी और दूसरे को मछली पकड़ना सिखा दिया। दूसरा वाला जो है उसको स्किल्ड बना दिया, अब वो रोज़ अपने लिए मछली पकड़ पाएगा। तो रिजर्वेशंस और फ्रीबीज से लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन एक्चुअल में उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर डिग्रीज होने के बावजूद भी जो है लोग केपेबल और स्किल्ड नहीं हैं। कई स्टेट्स में आप देखेंगे कि फ्रीबीज पर किया गया एक्सपेंडिचर स्टेट बजट के 50% को एक्सीड कर गया है। इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का स्कोप ही नहीं बचा है। इसको लेकर हाल ही में हाई कोर्ट में पिटिशन भी फाइल हुई है कि फ्रीबीज बांटना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये DPSP के भी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है, विच टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट बेस्ड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। लेकिन फ्रीबीज देने से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। इसीलिए यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट भी करे, जिससे लोग कैपेबल बने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हमने नागरिकों के सारे कर्तव्य इसमें बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम राजा के और नागरिकों के क्या अधिकार हैं उस पर चर्चा करेंगे।
Stay tuned and thanks for watching this lecture.